So, hello students, good morning. What's up? Everything is fine. So, how you are finding mole concept? धीरे धीरे डिफिकल्टी बढ़ रही है क्योंकि आपके फीडबैक आते रहते हैं मुझे, आपके डाउट्स वगैरह आते रहते हैं मुझे, तो उससे थोड़ा थोड़ा मुझे कुछ इनपुट मिलते रहता है कि क्या चल रहा है आप लोगों का। एक बात याद रखना कि मूल कॉन्सेप्ट शुरू करने की और शुरू करवाने की हिम्मत अक्रॉस द कंट्री कहीं नहीं होती है, लेकिन हमने शुरू की है और अभी वो एकदम फुल स्पीड में फुल फ्लेज चल रहा है। और बार बार मैं कहता हूं कि आपके पास ये एडवांटेज है कि आप इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं इस डिफिकल्टी को आसान बनाने के लिए। एंड इट्स ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ये लॉकडाउन जो है आप लोगों के लिए एक तरह से एक, जैसा मैंने कहा, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, क्योंकि जिस तरह से आपको ये लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है, जिस तरह से जिस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, कई बार तो मुझे अब फील होने लगा है कि क्लासरूम में पढ़ाने से तो अच्छा ये है। सो आई एम गोइंग टू कंटिन्यू थ्रू आउट योर सेशन। आपके क्लास जो जब शुरू होंगे तो नॉर्मल क्लास तो चलेगा ही चलेगा, प्लस इस एक्टिविटी को तो मैं कंटिन्यू ही रखूंगा, ये पैरेलल में चल रहा होगा, जिससे क्या होगा कि क्लास में जो आपने पढ़ा तो आपको एक ही बार मौका है वहां सुनने का, लेकिन यहां पे क्या है, ये एक बार डिजिटल फॉर्म में चला गया, जब चाहो जिस समय चाहो आप रेफरेंस ले सकते हो, जिस समय जैसे चाहो जब चाहो आप एक ही कॉन्सेप्ट को बार बार रिप्ले करके 2 बार 3 बार 4 बार देख सकते हो। तो कोशिश करना है तो समझ लेंगे। इट्स नॉट जस्ट अ वीडियो लेक्चर like others are providing. It's a very scientifically designed course जो मैंने डिजाइन किया है आपके लिए इस पर्टिकुलर मोड में, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस तरह से आपको डिलीवर की जा रही है लेक्चर, जिस तरह से जिस सिस्टम के थ्रू लेक्चर इमीडिएटली आपको डीपीपी मिल जाता है, फिर डीपीपी का हम डिस्कशन करते हैं, फिर उसके बाद टेस्ट हो जा रहा है, एंड दैट ऑल विथ मैक्स कंफर्ट। इसमें कंफर्ट लेवल आपकी इतनी ज्यादा है कि आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, चीजों को एकोमोडेट कर सकते हैं। So get benefited out of this opportunity. It's an opportunity for you. कोविड के वजह से ये एक अपॉर्चुनिटी मिल गया है होनहार स्टूडेंट के लिए, सिंसियर स्टूडेंट के लिए, कि इनिशियल जो क्लासरूम की जो डिफिकल्टी होती है, उस डिफिकल्टी को अभी आप बड़े आराम से, बड़े आसानी से ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि क्लासरूम में ये फैसिलिटी नहीं होती है कि आपको टीचर एक ही चीज को 5 बार पढ़ाएगा, लेकिन यहां पे तो 50 बार देख सकते हो आप। और इसके ढेर सारे एडवांटेजेस, बेनिफिट्स हैं। दैट्स वाई
आफ्टर रिसर्चिंग ए लॉट्स ऑफ ऑप्शन इस मोड को ऑप्ट किया है मैंने। अदरवाइज लोग कर रहे हैं जूम के थ्रू और वगैरह वगैरह, बट दैट हैज लॉट ऑफ ग्लिचेस। इतने ग्लिचेज हैं उसमें, कभी किसी का नेटवर्क नहीं चल रहा होता, कभी किसी का नेटवर्क नहीं चल रहा होता, कभी ऑडियो प्रॉपर नहीं जा रहा होता, और वो सब 10 साल पहले मैं किया करता था लाइव क्लासेज। बट देख लिया कि यहाँ पे अभी वो सब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर एंड पे इंटरनेट का नेटवर्क ही नहीं होता प्रॉपर। इसमें क्या है, 10 बजे किसी का नेट नहीं चल रहा है तो वो 11 बजे भी देख सकता है। इसकी डिलीवरी 10 बजे स्टार्ट हो जाती है, लेकिन अभी तो मैंने ओपन कर रखा है, अभी तो मैंने पब्लिक कर रखा है, तो जब भी चाहो 10 बजे के बाद देख सकते हो आप अपने लेक्चर को। ऐसा करना मत, फोर्स्ड कंडीशन में ही करना, क्योंकि अपने लिए एक डिसिप्लिन बना के रखना है कि 10 बजे ही देखना है इसे। फोर्स्ड मेजर कंडीशन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है देन ओनली, अदरवाइज तो एंजॉय करो इसे, क्योंकि डीपीपी के डाउट्स वगैरह व्हाट्सएप पे मुझे आ रहे हैं। जितना पॉसिबल होता है मैं कोशिश करता हूं उसको इमीडिएटली एज सुन एज पॉसिबल उसको रिवर्ट करने का। आज एक दो बच्चों का आया कि वो डीपीपी कहाँ है फेसबुक पे, तो फेसबुक पे मैंने डीपीपी अब डालना बंद कर दिया है। मैंने आपको बताया कि आपके लिए मैंने एक गूगल क्लासरूम पे क्लासरूम क्रिएट कर दिया है। जस्ट गो टू गूगल क्लासरूम। गूगल क्लासरूम इट्स वेरी सिंपल। क्रोम के ब्राउजर में गूगल क्लासरूम जैसे ही आप टाइप करोगे इमीडिएटली गूगल क्लासरूम आ जाएगा। और मोबाइल में तो गूगल क्लासरूम का ऐप होता है, सिंपल, आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो या गूगल से सर्च करके भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दो अपने मोबाइल में। अगर लैपटॉप यूज कर रहे हो तो डायरेक्ट आप ब्राउजर से गूगल क्लासरूम को सर्च करो और उसमें आप अपने जीमेल अकाउंट से एंटर करो। जैसे ही आप एंटर करोगे राइट साइड में टॉप राइट कॉर्नर पे एक प्लस का साइन मिलेगा। उस प्लस के साइन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो उसमें 2 ऑप्शन देगा, क्रिएट क्लास, ज्वाइन क्लास। आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है क्लास। जैसे ही आपको ज्वाइन क्लास को क्लिक करोगे तो आपसे क्लास का कोड पूछेगा। क्लास का कोड मैंने आपको बता रखा है। जैसे ही वो क्लास का कोड आप डालोगे, जिसको नहीं पता है फिर से मैं क्लास का कोड लिख दे रहा हूं। आज कई लोगों ने, कम से कम 20 लोगों ने मुझसे व्हाट्सएप करके क्लास कोड पूछा है, जबकि वो पिछले क्लास के वीडियो पे था। तो क्लास का कोड क्या है, आपके गूगल क्लासरूम का क्लास कोड है V75, सब लोअर है, V75 सॉरी मैं भूल गया था, R75 है, V75 नहीं है, R75 VRR2। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे एक पेज खुल जाएगा आपके क्लास का। ऊपर लिखा होगा IIT JEE 2022, आप 2022 में अपीयर होंगे, और उसके नीचे मोल कॉन्सेप्ट लिखा होगा। मोल कॉन्सेप्ट में जैसे ही मोल कॉन्सेप्ट डीपीपी पे आप क्लिक करेंगे सारे डीपीपी खुल जाएंगे। और नॉट ओनली दैट, यहाँ पे मैंने आपके अभी से लेक्चर 1 से लेके अभी तक के जितने भी लेक्चर हुए हैं उन सब के लिंक वहां पे डाल दिए हैं, ताकि एक ही जगह पे आपके पास पूरे लेक्चर का आर्काइव है। जब चाहो जिस लेक्चर को चाहो आप देख सकते हो। दैट इज द बेस्ट। तो इतनी मेहनत तो मैंने आज तक कभी क्लासरूम में नहीं की थी जितनी मेहनत मैं आजकल कर रहा हूं आपके लिए। क्लासरूम में पढ़ाना बहुत आसान होता है, जाके सिंपल मार्कर उठाया, पढ़ाया, चल दिया। इसके लिए तो बहुत कुछ करना पड़ रहा है। सो गेट बेनिफिटेड आउट ऑफ दिस। बस थोड़ी सी आपकी मोटिवेशन होनी चाहिए कि आप सिस्टम पे बैठो। सिस्टम पे बैठना पड़ेगा, मोबाइल पे, लैपटॉप पे बैठना पड़ेगा, और अपने आप को कंसंट्रेट करके बैठना पड़ेगा। नहीं तो जैसे ही लेक्चर यूट्यूब पे चलता है लेफ्ट राइट बहुत कुछ दिख रहा होता है पॉपअप। चलो इसको देख लेंगे ना बाद में, साई सर तो घर में ही है, वो सब नहीं करना है। हाँ,
तो मोल कॉन्सेप्ट में मैंने लास्ट आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट्स पे प्रॉब्लम्स करवाए थे प्रीवियस क्लास में, है ना। आज हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो कर रहे थे उसको एंड करेंगे, उस पे कुछ क्वालिटी के क्वेश्चन करेंगे। क्वालिटी के क्वेश्चन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करके और उस पे कैसे स्टोकियोमेट्री सॉल्व करते हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के मास को कोरिलेट करते हैं, याद है ना, पीछे किया था हमने। तो आज उस पे थोड़ा एडवांस लेवल का प्रॉब्लम करवाने जा रहे हैं। पहले ही बता दे रहा हूं, तैयार रहना, थोड़ा सा मुश्किल होगा आज, क्योंकि आज थोड़ा सा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का एंड होगा, तो उसमें थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। आज थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से सुनना, सारी चीजों को नोट करना, और जो नहीं समझ में आए उसको रिप्ले करके देखना। रोना नहीं है, डरना नहीं है, डरना नहीं है, लड़ना है, ठीक है ना। जरा सा मुश्किल नहीं आता है तुरंत रोना शुरू कर देते हो, व्हाट्सएप पे आने लगता है सर बहुत हार्ड जा रहा है। अरे हार्ड अगर इजी होगा तो सब आईआईटी नहीं पहुंच जाएगा, है नहीं। अगर ये बहुत इजी हो तो सबको समझ में आ जाएगा ना, और सब आईआईटी पहुंच जाएगा। और किसी को इजी नहीं लगता, किसी को इजी नहीं लगता, जिसकी ऑल इंडिया रैंक 1 आएगी उसको भी इजी नहीं लगता है, ये बात याद रखना। लेकिन उसके अंदर स्पार्क है कि यही चाहिए, ये मुझे समझना ही समझना है, क्योंकि मुझे आईआईटी में अच्छे रैंक लाने हैं। ये टेस्टेड एंड ट्रस्टेड फॉर्मूला है कि इसको समझना है तभी हम आगे बढ़ेंगे, ये तो तय है। तो उसको समझना है। समझने के लिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो फैसिलिटी अभी आपको मिल रहा है ये पॉसिबल ही नहीं था, ये तो कोविड की वजह से हो गया। कि आप जितने बार मर्जी इसको रिप्ले करके देखो, समझो, नहीं समझ में आए तो पॉइंट पकड़ो, उस पर्टिकुलर पॉइंट को नोट करो कि क्या चीज आपको उसमें नहीं समझ में आया, एंड इमीडिएटली मुझे व्हाट्सएप करो, तो मैं पिन पॉइंटेड होके आपको एक पर्टिकुलर चीज को 5 तरीके से दिखाया जा सकता है, 5 डिफरेंट एंगल से मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं, आप समझ जाएंगे। उसके बाद डीपीपी करना है। डीपीपी ढेर सारे मूल कॉन्सेप्ट पे अभी लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन तक मैंने डाल दिए हैं, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 तक मैंने डाल दिए हैं। बस उसको सॉल्व करना है, और सब में हार्डली 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं। आप सारा दिन घर पे बैठे रहते हो तो उसको सॉल्व करो, इंजॉय करो उसको, डोंट टेक इट एज ए बर्डन। इंजॉय करेंगे उसमें तो समझ में आने लगेगा, बर्डन नहीं लेना उसको। हाँ, तो आज थोड़ा सा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को सॉल्व करते हैं, उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। फिर कल से आपको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कराएंगे, कल आपको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ये सब करा के, और परसों से फिर डीपीपी सॉल्व करना शुरू करेंगे। 4 दिन हर रोज एक एक डीपीपी, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, एंड देन फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन शुरू करेंगे। और क्या चाहिए? मूल कॉन्सेप्ट में हम लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन कर रहे थे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसमें हमने कहा था कि रिएक्टेंट्स कंबाइन इन ए फिक्स्ड मास रेशियो इररेस्पेक्टिव ऑफ द सप्लाइड मास रेशियो।
और एक केमिकल रिएक्शन में हम बैलेंस करके उसके बाद रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स को रिलेट कर रहे थे। वो सब तो काफी मैंने करा दिया, लिमिटिंग रिएक्टेंट वगैरह काफी करा दिया। अब आज क्या करने जा रहे हैं, अब कई रिएक्शंस में देने जा रहा हूं और उनको आपस में कोरिलेट करना है। एक रिएक्शंस के इंफॉर्मेशन को दूसरे रिएक्शन में कैसे लेके जाते हैं, मल्टीपल रिएक्शंस को कैसे हम रिलेट करते हैं। एक सिचुएशन से स्टार्ट करते हैं। कहा जा रहा है पोटेशियम क्लोरेट KClO3 decomposes on heating as KClO3 gives KCl plus oxygen। क्वेश्चन है what mass of KCl what mass of KCl must be decomposed to produce sufficient oxygen required to react with hydrogen gas produced by the reaction of 13 gram zinc with excess of dilute HCl। पोटेशियम का मोलर मास 39, क्लोरीन 35.5, जिंक इज 65। क्वेश्चन को समझते हैं पहले। पोटेशियम क्लोरेट के डिकम्पोजिशन में ऑक्सीजन बन रहा है, उस ऑक्सीजन को रिएक्ट करना है हाइड्रोजन से, और वो हाइड्रोजन कहां से आ रहा है, बाय द रिएक्शन ऑफ जिंक विथ डाइल्यूट HCl। पोटेशियम क्लोरेट KClO3 डिकम्पोज करके दे रहा है KCl प्लस ऑक्सीजन। जिंक रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ टू गिव ZnCl2 हाइड्रोजन, एंड दैट हाइड्रोजन is combining with oxygen giving water। हमें जिंक का मास दिया है, KClO3 का मास निकालना है। सबसे पहले तो हम इसे बैलेंस कर देते हैं पूरा। तो H2 नीचे से शुरू करते हैं, प्लस हाफ O2, लास्ट रिएक्शन बैलेंस हो गया। जिंक प्लस 2HCl बैलेंस हो गया। KClO3 KCl इधर लगा दो, 3/2O2 बैलेंस हो गया। तीनों रिएक्शन को बैलेंस कर दिया। जब भी इक्वेशन पे बेस्ड कैलकुलेशन है तो आप बिना बैलेंस किए हुए उसे आगे नहीं बढ़ेंगे। तो बैलेंस कर दिया हमने रिएक्शन को। अब जिंक के 1 मोल से हाइड्रोजन का 1 मोल प्रोड्यूस होता है। तो सबसे पहले हम मालूम कर लें 13 ग्राम जिंक से कितना हाइड्रोजन बनेगा। 13 ग्राम ऑफ जिंक
में 13/65.2 मोल जिंक है, विल प्रोड्यूस 0.2 मोल H2, क्योंकि 1 मोल से 1 मोल प्रोड्यूस होता है, तो 0.2 मोल से 0.2 मोल H2 प्रोड्यूस होगा। हाइड्रोजन के मोल आ गए। अब 1 मोल H2 require 1/2 mole of oxygen, so 0.2 mole of H2 will require 1/2 into 0.2, so 0.1 mole O2। हमने जिंक से हाइड्रोजन मालूम किया, कितना हाइड्रोजन बना, उस हाइड्रोजन को कितना ऑक्सीजन चाहिए ये मालूम किया। अब देखेंगे ये ऑक्सीजन कितने KClO3 से आएगा। तो ऑक्सीजन का डिमांड आ गया 0.1। अब क्या रिलेशन है ऑक्सीजन का KClO3 के साथ, देखो जरा, 3/2 मोल ऑक्सीजन फ्रॉम 1 मोल ऑफ KClO3 है ना, 3/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, since 3/2 mole O2 from 1 mole KClO3, तो हम पता करेंगे 0.1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितने से। सो 1 मोल O2 फ्रॉम 1/3/2, so 2/3 मोल KClO3, सिंपल यूनिटरी मेथड में यूज कर रहा हूं। सो 0.1 मोल O2 from 2/3 into 0.1, so it is 2/30, 1/15 mole। KClO3 का रिक्वायर्ड मोल आ गया। पोटेशियम क्लोरेट के कितने मोल चाहिए, 1/15। इसलिए मास ऑफ KClO3 कितना आ जाएगा, मास ऑफ KClO3 आ जाएगा 1/15 इंटू उसका मोलर मास, KClO3 का मोलर मास हो जाएगा 39 + 35.5 + 48। इसकी जब सॉल्व करोगे तो 8 5 13 9 22 2 4 6 3 9 3 12 122.5 दिया जाएगा इंटू 122.5। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 15 8 या 120 अराउंड 8 ग्राम आ जाएगा, ये 8.16 ग्राम आ जाएगा। यही आंसर, यानी कि 8.16 ग्राम KClO3 को अगर हम डिकम्पोज करेंगे तो उससे जो ऑक्सीजन मिलेगा, उस ऑक्सीजन को रिएक्ट करने के लिए जो हाइड्रोजन चाहिए, वो हाइड्रोजन 13 ग्राम ऑफ जिंक से प्रोड्यूस होगा। समझ गए। एक अल्टरनेटिव तरीका मैं बताता हूं इसको सॉल्व करने का, जिसमें इतनी लंबी राम कथा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो स्मार्टर वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम है, तो थोड़ा ध्यान से उसको समझना पड़ेगा। हमारे पास रिएक्शन था KClO3 गिविंग KCl + 3/2 O2। बैलेंस रिएक्शन लिख देते हैं पहले। जिंक + 2HCl गिविंग ZnCl2 + H2 and H2 + half O2 गिविंग H2O। ये सभी बैलेंस रिएक्शन है।
अब बात को ध्यान से सुनना। इसमें दो रिएक्शन का प्रोडक्ट एक रिएक्शन में रिएक्टेंट बन रहा है। फर्स्ट रिएक्शन का ऑक्सीजन, सेकेंड रिएक्शन का हाइड्रोजन। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट और सेकेंड रिएक्शन सोर्स रिएक्शन है। फर्स्ट एंड सेकेंड रिएक्शन आर द सोर्स रिएक्शन फॉर द थर्ड रिएक्शन। तो आपको क्या करना है, थर्ड रिएक्शन के रिएक्टेंट का कोएफिशिएंट को ले आना है सोर्स रिएक्शन में। थर्ड रिएक्शन के रिएक्टेंट का कोएफिशिएंट को ले आना है, मैच कर देना है उनके सोर्स रिएक्शन में। हाइड्रोजन का कोएफिशिएंट है यहां पे 1, तो इसका सोर्स रिएक्शन है सेकेंड रिएक्शन, वहां भी हाइड्रोजन का कोएफिशिएंट 1 लाना है। ऑलरेडी यहां पे 1 है। ऑक्सीजन का कोएफिशिएंट है 1/2, इसके सोर्स रिएक्शन में 1/2 लाना है। तो 3/2 को हाफ करने के लिए क्या करें, 1/3 से मल्टीप्लाई करें। यानी कि आपको क्या करना है, इस रिएक्शन को 1/3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, मैं उसको लिख रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे। तो हम लिख देंगे 1/3 से मल्टीप्लाई करके 1/3 KClO3 प्लस 1/3 KCl प्लस 1/2 O2। हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को उसी रेशियो में प्रोड्यूस कर लिया जिस रेशियो में वो कंबाइन करता है। अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन को हमने उसी रेशियो में प्रोड्यूस कर दिया तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए इधर आ गया जिंक और KClO3 के मोल्स में रिलेशन कि 1 मोल जिंक इज इक्विवेलेंट टू 1/3 मोल्स ऑफ KClO3। यानी कि 1 मोल जिंक से जो हाइड्रोजन बनेगा उसको रिएक्ट करने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो 1/3 मोल KClO3 से आएगा। यहीं पे रिलेट हो गया। रिलेशन हमने उन्हीं दोनों में लाया जिसकी जरूरत है, बाकी सब बीच वाला काम स्किप हो गया। 1 मोल जिंक is now equivalent to 1/3 mole KClO3। So 13 ग्राम जिंक में 0.2 मोल थे, 0.2 मोल जिंक, ये 13 ग्राम से आया था, 13/65 will be equivalent to 0.2/3 मल्टीप्लाई हो गया मोल KClO3। So it is 2/30 1/15 मोल। ये देखो वही आ गया जो पहले हमने सॉल्व किया था। इससे क्या हुआ, बीच की सारी कहानी निकल गई। फिर से सुनो क्या किया हमने सोर्स रिएक्शन में वो कोएफिशिएंट ले आया जिस रेशियो में वो रिएक्ट कर रहा है थर्ड रिएक्शन में। तो अगर सोर्स रिएक्शन में कोएफिशिएंट ले आओगे तो उससे रिएक्टेंट्स आपस में रिलेट हो जाएंगे कि 1 मोल ऑफ जिंक 1/3 मोल ऑफ KClO3 से रिलेटेड है। डायरेक्ट हम इन्हीं दोनों का कैलकुलेशन करेंगे। समझ गए ना? आगे बढ़े। अब एक सिचुएशन देखो, कह रहा कैल्शियम कार्बाइड अपॉन हाइड्रोलिसिस produces ethyne on passing
So red hot copper tube polymerizes into benzene. What mass of calcium carbide must be hydrolyzed to produce 780 gram of benzene. Calcium carbide hydrolyzes. Calcium carbide hydrolyzes means reacts with water to produce acetylene, ethyne. Ethyne is C2H2. साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बनेगा, बैलेंस करोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। ये है कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। क्या आप जानते हैं कैल्शियम कार्बाइड डे टू डे लाइफ में कहाँ हम इनकाउंटर करते हैं? वैसे तो बहुत डेंजरस है, ये खतरनाक है। अक्सर सुनते होंगे कार्बाइड का पका हुआ फल। ये जो ऑफ सीजन में आपको फ्रूट्स, पके हुए फ्रूट्स, मैंगो स्पेशली मिलते हैं, या बनाना, उन सबको पकाने के लिए इस्तेमाल होता है यही कैल्शियम कार्बाइड, क्योंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं है, जस्ट जनरल नॉलेज के लिए मुझे सामने दिख गया तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि कैल्शियम कार्बाइड का ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, और इससे जो हीट प्रोड्यूस होता है, कांस्टेंट रेट पे हीट प्रोड्यूस होते रहता है, वही हीट कंज्यूम होता है फॉर द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए, फल को पकाने के लिए। तो क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड को बीच में रख के और चारों तरफ से मैंगो को रख देते हैं। तो जो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है उसी के साथ ये कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट करके ये रिएक्शन होते रहता है और हीट प्रोड्यूस होते रहता है, जिससे कि फल पक जाता है। बट दैट हैज लॉट्स ऑफ हेल्थ हैजार्ड, उससे स्वास्थ्य को कई हानि होते हैं, क्योंकि अननेचुरल तरीके से फ्रूट की जब राइपनिंग फल को पकाते हैं तो उसके अंदर ढेर सारे वो केमिकल रिएक्शंस हो जाते हैं जो नहीं होने चाहिए, और उससे कई सारे टॉक्सिन्स उसके अंदर बन जाते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि नेचुरली पका हुआ फल ही खाना चाहिए। केमिकल्स, आम भाषा में लोग बोलते हैं केमिकल से पकाया हुआ है, तो केमिकल्स उसमें कुछ डाला नहीं जाता, केमिकल यही है। तो कैल्शियम कार्बाइड से बना इथाइन, इसको आम बोलचाल में एसिटिलीन भी बोलते हैं। इथाइन को कॉमन नाम है। और ये इथाइन को जब कॉपर कैटलिस्ट से के ऊपर से पास करते हैं तो ये पॉलीमराइज होकर बेंजीन दे देता है। इसको जब बैलेंस करेंगे तो यहां 3 आ जाएगा। हमसे पूछा गया है कि इसका 780 ग्राम बनाने के लिए कितने कैल्शियम कार्बाइड रिक्वायर्ड होगा। तो 780 ग्राम ऑफ बेंजीन में नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। बेंजीन का मोलर मास अगर देखेंगे तो ये 12 × 6 + 6 78 ग्राम। तो 780 ग्राम में 780/78 10 मोल हो जाएंगे। अब
1 मोल बेंजीन के 3 मोल से मिलता है, तो इसका 10 मोल बेंजीन का बताओ 30 मोल से मिलेगा। सिंस 1 मोल बेंजीन फ्रॉम 3 मोल इथाइन and therefore 10 mole benzene will be obtained from 30 mole C2H2। C2H2 का कार्बाइड के साथ क्या रिलेशन है, यहां देखो, इसके 1 मोल से इसके 1 मोल बन रहे ना, तो जितना मोल इथाइन का चाहिए उतना ही मोल कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस करनी पड़ेगी। Therefore 30 मोल कैल्शियम कार्बाइड ऑन हाइड्रोलिसिस will give 30 mole C2H2। So 30 mole of कैल्शियम कार्बाइड का मास कितना हो जाएगा, 30 इंटू कैल्शियम होता है 40, कार्बन 12 इंटू 2 24, सो 64 इंटू 30, 64 इंटू 30 ये 1920 ग्राम हो जाएगा। कौन, कैल्शियम कार्बाइड। तो कैल्शियम कार्बाइड के इस मास की जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो उससे 780 ग्राम ऑफ बेंजीन प्रोड्यूस हो जाएगा। समझ गए बात को सभी लोग। आगे बढ़ते हैं। एक और सिचुएशन देखो, कहा जा रहा है 10 ग्राम of a mixture of propane and C5H8 on complete combustion in excess of oxygen gives 31.6 gram of carbon dioxide. Determine percentage composition of the mixture। मिक्सचर में कितना परसेंट प्रोपेन है और कितना परसेंट पेंटाइन है। मान लो C5H8 CnH2n-2 पेंटाइन ले सकते हैं उसको। वैसे तो बहुत कुछ हो सकता है, CnH2n-2 केवल अल्काइन का ही जनरल फॉर्मूला नहीं होता है, जब टाइम आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल देखते हैं। कंबशन C3H8 का जब कंबशन करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। C5H8 का जब कंबशन करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। सबसे पहले तो बैलेंस करो इन सबको। C3 सो 3CO2, 8H 4H2O, 3 2 जा 6, 4 10, 5O2। C5 सो 5CO2, H8 सो 4H2O,
5 into 2 10 plus 4 14, so 702 हो गया बैलेंस। अब मिक्सचर का मास है 10 ग्राम, तो एज्यूम करो कि इसमें x ग्राम C3H8 है, तो C5H8 क्या हो जाएगा 10 माइनस x ग्राम। प्रोपेन के 1 मोल जिसका मास हो जाएगा C3 36 प्लस 8 44 ग्राम से 3 मोल यानी 3 इंटू 44 ग्राम CO2 बनेगा। उसी तरह से पेंटाइन C5H8 के 1 मोल का मास 12 इंटू 5 60 प्लस 8 68 ग्राम से 5 मोल CO2, तो 5 इंटू 44 ग्राम CO2 बनेगा। तो अगर इतना कुछ कर लिया तो आपको दिख रहा होगा सॉल्व हो गया। अब रिलेशन लेना है, 1 मोल 44 ग्राम ऑफ प्रोपेन, 44 ग्राम प्रोपेन C3H8 gives 3 into 44 gram CO2. So x gram of this will produce 3 into 44 upon 44 into x. So 3x gram CO2. फिर उसी तरह से लिखेंगे also 68 ग्राम पेंटाइन gives 5 into 44 gram CO2. So 10 minus x gram of pentyne will give 5 into 44 upon 68 into 10 minus x gram CO2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, 4 से 11, 4 से 17, so 55/17 हो गया। अब टोटल CO2 कितना हो गया? टोटल कार्बन डाइऑक्साइड हो गया 3x ऊपर हो गया यहाँ पे, एंड इधर हो गया 11/17 इंटू 10 माइनस एक्स। क्या ये 31.6 है? क्वेश्चन में देखो दे रखा है। gives 31.6 ग्राम ऑफ CO2, है ना? तो ये बताओ x सॉल्व हो जाएगा कि नहीं? करते हैं सिंप्लीफाई इसको। 3x माइनस 11x/17 लेफ्ट में रह जाएगा। 3x माइनस 11x अपॉन 17 will be equal to 31.6 माइनस ये कांस्टेंट वाला टर्म 110/17 चला जाएगा, 110/17। लेफ्ट साइड में क्या जाएगा? 17 इंटू 3 51, 51 माइनस 11 40/17x will be equal to 31.6 into 17 minus 110/17। कैलकुलेटर ले लेता हूं मैं।
31.6 into 17 minus 110, 31.6 into 17, 537.2 minus 110, 427.2 by 17, ये आ रहा है 427.2 अपॉन 17, तो 17 तो गया डिवाइडेड बाय 40, 10.68। एक्स का वैल्यू 10.68 कैसे आ रहा है? कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ है कैलकुलेशन में, चेक करो जरा। 44 ग्राम ऑफ propane gives 3 into 44, so x gram will give 3 into 44 upon 44 into x, 3x, ठीक है। 68 ग्राम of this gives 5 into 44, so 5 into 44 upon 68 into 10 minus x, ऊपर हो गया 11 into 5, 55 by 17। तभी मैं कहूँ ना कि ये हो क्या रहा है, ये हमने 5 वाला टर्म लिया ही नहीं था, 11 नहीं है 55 है यहाँ पे, ये 55 by 17 है, सो 3x अपॉन 55 by 17, यहाँ 55 हो जाएगा, अब आ जाएगा 17 इंटू 3 51 माइनस 55 4, ये रह जाएगा यहाँ पे केवल 4 by 17x, और राइट साइड में क्या हो जाएगा, राइट साइड में होगा 31.6 माइनस 550 by 17, ये 110 नहीं होके 550 हो जाएगा, 550 अपॉन 17। अब कैलकुलेशन प्रॉपर आएगा, 31.6 इंटू 17 इज इक्वल टू 537.2 माइनस 31.6 into 17, 537.2, ये नेगेटिव आ जा रहा है इधर से, कहाँ गड़बड़ चल रहा है, रुको। 11 into 5, 55 upon 17, तो 55 upon 17, 550 upon 17 और 55x upon 17, तभी करें ना। 17 इंटू 3 51 माइनस 55, माइनस इधर है, 51 स्मॉलर था ना, और राइट साइड में भी नेगेटिव आ जाएगा 7, तभी मेरे को नेगेटिव क्यों आ रहा, 537.2 माइनस 550, ये माइनस 12.8 आ रहा है, माइनस 12.8 अपॉन 17, अब सही आया, ये 17 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा 12.8 डिवाइडेड बाय 4, 3.2 ग्राम C3H8। कैलकुलेशन को बड़े ध्यान से करना होता है। तो ये आ गया प्रोपेन का मास, तो दूसरा भी आएगा, ये 32% हो गया, सो C3H8 इज 3.2 10 ग्राम में है इंटू 100 32%, तो C5H8
ये हो जाएगा 68%, है ना। अच्छा, मान लो इसी क्वेश्चन में कहा जाता है कि व्हाट मास ऑफ वाटर will form in the above questions। कितने पानी बनेंगे, कर सकते हैं कुछ? देखो, हमारे पास रिएक्शन सामने है, यहां देखो, 1 मोल प्रोपेन से 4 मोल वाटर, विच इज 4 मोल मतलब 18 इंटू 4 72 ग्राम। 1 मोल पेंटाइन से 4 मोल 72 ग्राम। तो हमें प्रोपेन और पेंटाइन के मास का वाटर के मास के साथ अब रिलेशन नोन हो गया, तो निकाल लेते हैं। यहां से देखो 44 ग्राम ऑफ प्रोपेन गिविंग 72 ग्राम ऑफ वाटर। 44 ग्राम ऑफ C3H8 गिविंग 72 ग्राम ऑफ वाटर। सो अभी हमने मालूम किया 3.2 ग्राम, इसके हैं कितने, 3.2 ग्राम ना, अभी सॉल्व किया था। ग्राम C3H8 विल गिव 72 अपॉन 44 इंटू 3.2 ग्राम ऑफ वाटर। कितना आ जाएगा ये, 3.2 को लिख लो 32/10, डेसिमल को रिमूव कर दो, तो 4 से 11, 4 से 8, 72 इंटू 8/10, 72 इंटू 8/10, 57.6। बाय 11 भी तो होगा, नीचे 11 इंटू 10 110 है ना। 72 इंटू 8 divided by 11 divided by 10, it is 5.23। ये तो आ गया प्रोपेन से। ऑल्सो 68 ग्राम पेंटाइन 1 मोल का मास C5H8 गिव 72 ग्राम ऑफ वाटर। सो इसके 6.8 ग्राम आए हैं, will give 72 अपॉन 68 इंटू 6.8, ये हो जाएगा 7.2, यहाँ से 0.1 हो जाएगा 7.2 ग्राम। दोनों को ऐड कर लो तो टोटल वाटर कितना, टोटल वाटर रिक्वायर्ड प्रोड्यूस्ड, टोटल वाटर प्रोड्यूस्ड is what, 5.23 plus 7.2, 12.43 ग्राम। देखो, क्वेश्चन का सॉल्यूशन इनोवेट करना है। एक क्वेश्चन स्टोकियोमेट्री में कोई पैटर्न नहीं फॉलो करना है, स्टोकियोमेट्री में नॉलेज स्किल डेवलप करना है। एक क्वेश्चन को कई तरीके से किया जा सकता है। जैसे कई बच्चे आप लोगों में से मुझे सॉल्यूशन रिवर्ट करते हैं, सर इसको ऐसे भी कर सकते हैं क्या? ट्रूली स्पीकिंग, देन आई स्टार्ट रियलाइजिंग कि नहीं, बच्चे समझ रहे हैं। मोस्टली जो रिवर्ट करते हैं अल्टरनेटिव सॉल्यूशन सही होता है उनका। यही तो मेरा काम है कि आप में वो स्किल इनकलकेट करना कि आप सेल्फ ड्रिवन हो जाओ।
जब तक सेल्फ ड्रिवन नहीं होगा इस पर्टिकुलर चैप्टर में, तब तक केमिस्ट्री में तकलीफ होते रहेगा। समझ रहे हैं कुछ? तो इसी में आप खुद से ट्राई करना कि कितने ग्राम ऑक्सीजन लगेंगे। इसी में ट्राई करना कि व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड इन द अबव क्वेश्चन। एक और कैलकुलेशन हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रॉब्लम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का देखते हैं, क्लाइमेक्स। मुश्किल थोड़ा, आसान तो ये सब भी नहीं है, लेकिन आप लोग को आसान लगना चाहिए। लग रहा है कि नहीं? तो अब एक सिचुएशन देखते हैं। कह रहा है HCF2 reacts with fluorine to give HCF6. HCF6 reacts with CH2CH2N। ये एक पॉलीमर है, पॉली इथाइलिन, to give CF2CF2N। क्या आपको मालूम है यही है वो टेफ्लॉन पॉलीमर जो नॉन स्टिक फ्राइंग पैन में लगा होता है। प्लस HF प्लस XeF4। क्वेश्चन है व्हाट मास ऑफ फ्लोरीन गैस would be required to produce 1 kg of Teflon in the above reaction। फ्लोरीन का एटॉमिक मास 19 दिया हुआ है। हमें इस रिएक्शन में मालूम करना है कि कितने फ्लोरीन गैस को रिएक्ट करवाएं फर्स्ट रिएक्शन में, ताकि एट द एंड 1 kg टेफ्लॉन बन जाए। 1 kg टेफ्लॉन बनाना है तो सबसे पहले तो हमें दोनों रिएक्शन को बैलेंस करना होगा, और वही सबसे बड़ा चैलेंज है सेकेंड रिएक्शन की, बैलेंसिंग। सो लेट अस बैलेंस देम। सबसे पहले हम बैलेंस करते हैं। HCF2 plus F2 gives HCF6। इसको बैलेंस करने के लिए तो सिंपल यहां पे 2 लग जाएगा। 2 2 या 4, 2 6 6 बैलेंस हो गया। चैलेंज है सेकेंड रिएक्शन को बैलेंस करना। HCF6 प्लस CH2 CH2N giving CF2CF2N plus HF plus XeF4। सेकेंड रिएक्शन को बैलेंस करना है। देखो सबसे पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं दोनों साइड। लेफ्ट साइड में अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम काउंट करें तो 4n है। ब्रैकेट के अंदर 4 हाइड्रोजन दिख रहा है सबको। ब्रैकेट के अंदर 2 + 2 4 हाइड्रोजन और n लगा हुआ है तो 4n।
और वो सभी के सभी हाइड्रोजन कहाँ हैं? HF में। और इसलिए हाइड्रोजन को बैलेंस अगर करें तो यहाँ पे 4n लगाएंगे, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, कार्बन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो बच क्या गया? बच गया बैलेंस करने के लिए जेनॉन एंड फ्लोरीन। सबसे सिंपल टेक्निक क्या है कि जब कुछ नहीं पता चले तो यहां पे P ले लेते हैं। अगर यहां पे P लेते हैं तो HCF4 में भी P ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ जेनन एटम दोनों साइड में सेम होना चाहिए। HCF6 में एक जेनॉन है, HCF4 में एक जेनॉन है। तो जेनॉन को बैलेंस रखने के लिए दोनों साइड HCF6 और HCF4 का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो अगर यहां पे P है तो यहां भी P होना चाहिए कि नहीं, और इस P को ही मालूम करना होगा N के टर्म में। ये रिएक्शन N के टर्म में बैलेंस होगा। अब नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम को कंजर्व करवाओ। टोटल number of fluorine on LHS must be equal to total number of fluorine on RHS। LHS में नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम 6p है, दिख रहा है सबको? HCF6 में है केवल, तो लेफ्ट साइड में है 6p इज इक्वल टू राइट साइड में फ्लोरीन कहाँ कहाँ है? टेफ्लॉन में। टेफ्लॉन में कितना? 4n। यहां देखो 2 + 2 4 × n, तो 4n तो टेफ्लॉन के अंदर है। HF में 4n, यहां पे 4n है ना, अब प्लस HCF4 में 4p। 4p को लेफ्ट में लाओ तो इधर रह जाएगा 2p, राइट में हो जाएगा 8n, तो यहां से p आ जाएंगे 4n। यानी कि अब इस P के बदले में हम यहां पे लिख देंगे 4n, यहां भी आ जाएगा 4n। ये रिएक्शन बैलेंस हो गया N के टर्म में। समझ में आया सबको? अब 1 kg टेफ्लॉन बनाना है। 1 kg टेफ्लॉन बनाना है। ये बताओ कि CF2CF2 का 1 kg जो कि 1000 ग्राम बनाना है, इसके लिए हम n सॉल्व कर सकते हैं? कर सकते हैं। ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा? 12 कार्बन का प्लस 2 × 19 फ्लोरीन का, अब प्लस फिर से वही रिपीट हो रहा है, 12 + 2 × 19 × n, and that must be equal to 1000. 19 × 2 38 plus 12 50 in plus 50 100. It is 100n. आ रहा ना? 100n। तो यहां से n इज इक्वल टू आ जाएगा 10। n इज इक्वल टू 10। अब अगर n इज इक्वल टू 10 है तो HCF6 कितने चाहिए इस रिएक्शन के लिए? n का वैल्यू 10 रखेंगे तो आ जाएगा 40। डज इट मीन देयरफॉर 4n which is 40 mole of HCF6 would be रिक्वायर्ड। इतने मोल जेनॉन हेक्साफ्लोराइड के रिक्वायर्ड होंगे फॉर प्रोड्यूसिंग 1 kg ऑफ टेफ्लॉन। तो अब HCF6 से फ्लोरीन के मोल को रिलेट करना है। देखो
यहां देखेंगे 1 मोल HCF6 2 मोल ऑफ फ्लोरीन से बनता है। 1 मोल HCF6 2 मोल फ्लोरीन से बन रहा है। रिलेशन साफ है। सिंस 1 मोल HCF6 from 2 मोल फ्लोरीन एंड देयरफॉर हमें बनाना कितना है HCF6 40। सो 40 मोल HCF6 from 80 मोल फ्लोरीन। सही है ना? ये देखो फ्लोरीन का मोल आ गया, मास में कन्वर्ट कर देंगे। मास ऑफ फ्लोरीन, मास ऑफ फ्लोरीन 80 इंटू 38, 80 इंटू 38, 80 इंटू 38 3.04 3040 ग्राम और 3.04 kg ऑफ फ्लोरीन रिक्वायर्ड। समझे? लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन को यहां पे आज मैं कंप्लीट करता हूं। अब इसको प्रैक्टिस करना है। अभी आपके पास काफी काम मैंने असाइन कर रखा है। DPP 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 ये 4 DPP आपको करने के लिए मैंने दे रखा है। कल आपको बाकी के लॉज कराऊंगा। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, गिलुजाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। इतना एक लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस भी होता है, वो बाद में जब इक्विवेलेंट मास पढ़ेंगे तो। इतना करके फिर परसों से, दैट इज फ्रॉम थर्ड लेक्चर, आज के बाद कल सेकंड, ये आपका अगर फर्स्ट है तो कल सेकंड, थर्ड लेक्चर में हम DPP 2.1 से डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे। तो DPP के क्वेश्चंस वगैरह भी व्हाट्सएप पे बच्चे पूछ रहे हैं। इन DPP के क्वेश्चन को अभी एक दिन के लिए आप रिजर्व में रखो, जो जो नहीं होता उसको संभाल के रखो। परसों से इसका डिस्कशन मैं शुरू कर दूंगा आपके लेक्चर में ही, तो उसको आप देख लेना। उसके बाद अगर उसमें कुछ रहता है फिर आप मुझसे डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे। सही है ना? तो आज के लिए इतना। कल हम बाकी के लॉज को देखेंगे। सो एंजॉय विद दिस। वंस अगेन आई कैन टेल यू कि इस डिफिकल्ट सिचुएशन में भी द वे थिंग्स आर डिलीवर्ड टू यू, जिस तरह से आपको डिलीवरी हो रही है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे इंडिया में, क्योंकि सब जगह मैं घूम चुका हूं और चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम लोगे तो वहां का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो होगा वो मेरा चेला है। किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट का, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। तुम सबसे मैं पूछते रहता हूं क्या कर रहा है आजकल, कैसे वो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। तो बस सबने एक ही रट पकड़ रखी है, जूम के थ्रू, जूम ऐप के थ्रू। जब बच्चों से पूछता हूं तो कहता है सर चलता ही नहीं, और वो जूम ऐप पे एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लाके लगा देते हैं और उसी को स्लाइड करते रहते हैं। आईटी की प्रिपरेशन वैसे नहीं होती। आईटी की प्रिपरेशन के लिए एक स्पॉन्टेनिटी चाहिए, और वो स्पॉन्टेनिटी उस तरह से पहले से प्री डिफाइंड नहीं हो सकते हैं। तो याद रखना,
You are getting the best, and therefore I expect best from you also. आज के संडे के टेस्ट के क्वेश्चंस के आंसर की में एक दो में प्रॉब्लम था, एक दो बच्चों ने रेज किया था, तो उसको मैंने रेक्टिफाई करवा दिया है, मैंने बोल दिया है वहाँ पे। तो जो डेटा एंट्री वाले हैं उसको ठीक करके और उसके अकॉर्डिंग मार्क्स का लिस्ट बनेगा। ठीक, थैंक यू, आज के लिए इतना, कल आगे की बात करेंगे।